Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 13 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 13 and week number 13. So in our today's class we are going to discuss about water tanks and reservoirs कि जो स्टोरेज रिजर्वायर्स होती हैं जहाँ पे आप पानी को स्टोर करते हो, वाटर टैंक्स होती हैं, उनके कौन से बेसिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या होता है, उनको हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, डिज़ाइन एप्लीकेशंस जो हैं या डिज़ाइन प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हम किस तरह से फॉलो करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ reinforced concrete स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So first of all we have introduction and background about water tanks and reservoirs. Water tanks and reservoirs basically are storages to store the liquid, any type of liquid substance जिसके अंदर आपका पानी आ जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद सिमिलर कोई अदर लिक्विड्स है, गैसोलिन ऑयल्स हैं. तो इन तमाम लिक्विड सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए हम बड़े बड़े रिजर्वायर्स या स्टोरेज वाटर टैंक्स या रिजर्वायर्स बनाते हैं, उनको हम वाटर टैंक्स या स्टोरेज टैंक्स या रिजर्वायर्स कंसीडर करते हैं. सो डिजाइन्ड एज क्रैक फ्री स्ट्रक्चर्स टू एलिमिनेट एनी लीकेज, क्योंकि आपने इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर जो लीकेज की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको हमने कम से कम रखना होता है, ताकि क्योंकि पानी जो है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसको थोड़ा सा माइनर सा कहीं से गैप मिलता है, वो वहाँ से सीप करके थ्रू आउट जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है. सो इन दैट केस परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशो. परमिएबिलिटी कंक्रीट की वाटर सीमेंट रेशो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब हम कंक्रीट स्टोरेज रिजर्वायर्स के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे हम कोशिश यही करते हैं कि लीस्ट वाटर सीमेंट रेशो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो जितना आप ज़्यादा प्रोवाइड करते हो कंक्रीट के अंदर पोर्स और जो परमिएबिलिटी है कंक्रीट की वो ज़्यादा होती है. इस केस के अंदर हम परमिएबिलिटी को कम करने के लिए वाटर सीमेंट रेशो को भी कम करते हैं. और नॉर्मली सीमेंट कंटेंट हम यूज़ करते हैं 330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक, यानी कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आप 330 से लेके 550 या 530 किलोग्राम पर सीमेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हो पर मीटर क्यूब के हिसाब से. और ये हमारे पास जो है हम कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें कंक्रीट जो है वो श्रिंकेज या कम से कम श्रिंकेज जो है वो प्रोवाइड करना है. यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स ऑफ ग्रेड 415 FE are recommended by the construction of liquid retaining structures. क्या आपने कम से कम हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है 415 ग्रेड का आपने यूज़ करना है. ये हमारे पास एक कम से कम ग्रेड अवेलेबल है क्योंकि लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर हमारे पास डिज़ाइन गाइडलाइंस और प्रॉपर तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं. की तरफ से जो हमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट सजेस्टेड है या रेंज सजेस्टेड है लो श्रिंकेज कंक्रीट के लिए वो 330 टू 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सजेस्टेड है. उसके बाद हाई स्ट्रेंथ स्टील आप प्रोवाइड करते हो. उसके बाद तमाम रीइंफोर्समेंट की करेक्ट प्लेसिंग भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है. यूज ऑफ स्मॉल साइज एंड यूज ऑफ डिफॉर्म बार्स लीड टू डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रैक्स, कि अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की तो वहाँ पे जो है वो क्रैक वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. And crack width of 0.1 mm has been acceptable as a permissible value in case of liquid retaining structures, कि कोई भी क्रैक अगर उसकी ओपनिंग विड्थ क्रैक की 0.1 मिलीमीटर्स है तो उस केस को हम कंसीडर करते हैं या उस केस को हम अलो कर सकते हैं फॉर द रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स. लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो उस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे. उसके बाद हमारे पास कोड्स के हैं, प्रैक्टिस कोड्स जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर. IS 3370 भी आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट 1 टू पार्ट 4. उसके बाद फ्रैक्चर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो हम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 2000 हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप क्रैकिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो आप मेगा पास्कल्स में 0.700 FCK कैलकुलेट कर सकते हो. उसके बाद अलोएबल स्ट्रेसेस जो हैं वो भी हमें सजेस्टेड हैं कि माइल्ड स्टील के केस में आपकी अलोएबल स्ट्रेसेस जो हैं वो 115 मेगा पास्कल तक हैं. और यील्ड हाई स्ट्रेंथ यील्ड बार्स जो हैं डिफॉर्म बार्स, उस केस के अंदर आप 150 मेगा पास्कल तक जो है वो अलोएबल स्ट्रेसेस कंसीडर करते हैं.
to being considering structures as a retaining wall structures या retaining water retaining structures in order to minimize cracking due to shrinkage and temperature, minimum reinforcement is recommended के minimum reinforcement एक structural point of view से जो हमारे पास आती है वो हमने provide करनी होती है, लेकिन जो shrinkage and temperature areas हैं जहाँ पे shrinkage appear होती है temperature की वजह से या temperature बहुत ज़्यादा होता है और concrete के सिकुड़ने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, उस केस में हम कम से कम जो है अगर कंक्रीट की 100 मिलीमीटर थिकनेस या उससे कम है तो उस केस में हम 0.3% जो है वो स्टील एडिशनल स्टील प्रोवाइड करते हैं जिसको हम श्रिंकेज या टेम्परेचर स्टील कंसीडर करते हैं। अगर थिकनेस किसी भी मेंबर की 450 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आप 0.2% भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थिकनेस बिटवीन 100 मिलीमीटर एंड 450 मिलीमीटर हम वेरी करके या लीनियरली प्रोपोर्शन या एक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन 0.3 to 0.2%। उसके बाद फॉर कॉन्क्रीट थिकनेस हैविंग अ थिकनेस more than equals to 225 millimeters, then 2 layers of reinforcement must be placed, one near water face and other away from the water face। कि कोई भी आपका एक वॉल है जिसके अंदर आप जब reinforcement या उस मेंबर की थिकनेस जो है वो 225 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आप 2 लेयर्स स्टील की प्रोवाइड करते हो, एक जो है वो वाटर के नज़दीक वाली लेयर और दूसरी जो है वो अवे फ्रॉम द वाटर लेयर। उसके बाद reinforcement में हम नॉर्मली कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, cover to reinforcement is greater of 25 millimeters and the diameter of bar के दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। for tension on outer face जो स्ट्रेस allowable stresses हैं, for mild steel हम 140 मेगापास्कल हम प्रोवाइड करते हैं और yielding stress जो हाई yielding strength बार्स जो है उनके लिए हम 230 मेगापास्कल जो है अवेलेबल स्ट्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। और यही चीज़ अगर कंक्रीट जो है वो आपकी थिकनेस 225 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो हम 2 लेयर्स के अंदर स्टील प्रोवाइड करेंगे। ये एक हैवी रिजर्वायर है जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अ टैंक विच इज़ रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड के नॉर्मली हम ग्राउंड के ऊपर जो टैंक रेस्ट कराते हैं सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, इसको हम टैंक जो है वो कंसीडर कर रहे हैं रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। These are underground tanks। अंडरग्राउंड टैंक्स के आपने जो है वो बेसमेंट के अंदर कोई वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बनाया है तो इसको हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक कंसीडर करते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज एन एलिवेटेड वाटर टैंक। एलिवेटेड वाटर टैंक जो है इसको हम किसी भी सर्टेन हाइट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जो कि कॉलम्स के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं, डिज़ाइन शेप के अंदर किसी भी आप शेप में प्रोवाइड कर सकते हो। These are different circular water tanks जिनको हम प्रोवाइड करते हैं इन रियल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे आपके पास कोई जो है वो कंटिन्यूस ट्यूबवेल्स वगैरह चल रहे होते हैं, वहाँ पे भी आप इसको इस तरह के जो है वो चेन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक्स। Spherical water tanks, here this is known as a spherical water tank। These are some of the latest types of storage water reservoirs और water tanks जिनको हम INTZ जो है वो water tanks consider करते हैं। This is known as a conical bottom water tank। उसके बाद हमारे पास है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर टैंक्स, जो कि जनरल बेसिक टाइप्स थे वो शेप के हिसाब से हैं कि वाटर टैंक या वाटर स्टोरेज रिजर्वायर जो है वो बेसिकली एक स्टोरेज रिजर्वायर होता है जिसके अंदर हम पानी या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है वो स्टोर करते हैं। अगर वो आपका जिस कोनिकल शेप का है उसको आप कोनिकल शेप कंसीडर करते हो, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, कोनिकल है, और उसके बाद जो है वो एनी अदर टाइप ऑफ जो है हमारे पास वाटर टैंक था तो उस हिसाब से हम कंसीडर कर रहे थे। अब हमारे पास है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाटर टैंक के अंदर डिज़ाइन कंसिडरेशंस क्या होती हैं कि जब हम स्ट्रक्चर को या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या लीकेज के चांसेस होते हैं, स्ट्रक्चर की परफेक्ट गाइडलाइंस किस तरह से आप फॉलो करते हो, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम रीइंफोर्स कंक्रीट वाटर टैंक्स जो है या स्टोरेज वाटर टैंक्स जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो IS के कोड्स अवेलेबल हैं पार्ट 1 टू पार्ट 4 उनको हम गो थ्रू करते हैं। डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ टैंक्स, ओवरहेड और ऑन ग्राउंड और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, हर किसी की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। द टैंक्स कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप्स, सर्कुलर जैसे हमने डिस्कस किया, रेक्टेंगुलर, उसके बाद आजकल जो कॉमन ट्रेंड जैसे कॉनिकल हो गया या स्फेरिकल हो गया भी यूज़ होते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं। द अदर हैंड द अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर रेस्टेड ऑन द फाउंडेशन, कि ओवरहेड वाटर टैंक्स है उसके लिए आप पिलर्स वगैरह या कॉलम्स वगैरह चूज़ करते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके लिए यूनिफॉर्म पैड प्रोवाइड किया जाता है। In this lecture we will discuss about the design requirements of reinforced concrete water tanks as discussed below। हम उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद वाटर टैंक की लोकेशन और शेप के हिसाब से जो उनकी क्लासिफिकेशंस हैं टाइप्स ऑफ वाटर टैंक्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड शेप्स,
कि अगर अंडरग्राउंड टैंक्स हैं या बेस्ड ऑन वाटर टैंक लोकेशन एंड बेस्ड ऑन शेप, अंडरग्राउंड वाटर जो लोकेशन के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो, और टैंक्स ऑन ग्राउंड्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ओवरहेड टैंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। इन लोकेशन के हिसाब से आप तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन बेस्ड ऑन शेप जो है वो हम रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्फेरिकल, INTZ, उसके बाद NGZ जिसको कहा जाता है, सर्कुलर टैंक विद कोनिकल बॉटम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। द एस्थेटिकल व्यू ऑफ द सराउंडिंग एंड द डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंट्रोल शेप्स ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक के आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एक ब्यूटीफुल या एक प्रॉपर एस्थेटिक व्यू देने के लिए हम चीज़ों को जो है वो मजीद ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। उसके बाद है बेसिस ऑफ कंक्रीट वाटर टैंक डिज़ाइन के बेसिक्स क्या होती हैं। उसके सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RCC वाटर टैंक शुड बी बेस्ड ऑन सफिशिएंट रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग टू अवॉइड लीकेज एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ। तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर हो ताकि लीकेज वगैरह ना डेवलप हो सके, क्योंकि पानी के केस में जो है वो लीकेज, एक छोटा सा सीपेज भी जो है वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम इशू या प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। फॉर अचीविंग दीज फॉलोइंग assumptions आर मेड, प्लेन reinforcement sections बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। कि जैसे हमने बीम्स के केस में या कॉलम्स के केस में जो assumptions कंसीडर की थी बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो है वो हम जब उसके बेंडिंग और स्ट्रेंस की एक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते हैं, उस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेंस की एक डायग्राम जो डेवलप होती है उसके अंदर जो सेक्शन है वो रिमेन सेम रहता है दोनों कंडीशंस के अंदर, आइदर इन नॉर्मल कंडीशन प्लेन सेक्शन में और बेंडिंग कंडीशंस में भी। बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर perfectly elastic and modular ratio value has to be given as per IS standards. In calculation both of stresses for both flexure and direct tension or combination thereof relating to resistance to cracking, the entire section of concrete including the cover together with the reinforcement can be taken into the consideration provided that tensile stress in concrete is limited to the values. अब यहाँ पे वो सारी कंडीशन सेम है, क्योंकि ये एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी कंडीशन हमने बता दी कि बहुत जो मटेरियल्स हैं, स्टील एंड कंक्रीट बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज एन इलास्टिक मटेरियल, कि दोनों के अंदर जो स्ट्रेसेस की वेरिएशन आती है, स्ट्रेंस और स्ट्रेसेस की वेरिएशन वो एक साथ आती है और दोनों जो है इलास्टिकली बिहेव करते हैं। जैसे स्ट्रेसेस को आप रिमूव करते हो स्ट्रेंस भी नॉर्मल हो जाती हैं और स्ट्रेसेस भी जीरो हो जाती हैं, मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और इसी तरह से जो डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्चर की जो कैपेसिटीज़ हैं उनको हम कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन कोर्स एंड गाइडलाइंस। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम कंसीडर करते हैं, उसकी रीजनेबल वैल्यूज़ वगैरह भी हमें गिवन है। अगर हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं तो उसकी बेस पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसकी अल्टरनेट में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टेंसाइल रेजिस्टेंस है वो हमें स्टील की तरफ से प्रोवाइड होती है, बिकॉज कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन बट वीकर इन टेंशन। तो टेंशन जो है वो हम कंपनसेट कराते हैं बाय यूजिंग एडिशनल रिइंफोर्समेंट्स। ये हमारे पास एक RCC का एक वाटर टैंक बना हुआ है, इसको हमने किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, टेप के जरिए या किसी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको एनालाइज किया है और उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, किस तरह से स्ट्रेसेस वेरिएट करती हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे टॉप टू बॉटम आप फ्लो करते हो, एक टांकी है, वाटर स्टोरेज है, उसको आपने फुल किया पानी से, तो उसका जो बेस है वहाँ पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती हैं और टॉप एंड के ऊपर स्ट्रेसेस जो है वो कम से कम होती हैं, क्योंकि पानी का अपना सेल्फ वेट जो है वो उसके स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ्स हैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम निगलेक्ट भी करते हैं और उसकी बेस पे जो है वो हम स्टील भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन समहाउ अगर हम कंक्रीट की परमिजिबल स्ट्रेसेस को कंसीडर करें तो डायरेक्ट टेंशन के अंदर ग्रेड 15 कंक्रीट का हम 1.1 कंसीडर करते हैं और टेंशन ड्यू टू बेंडिंग के अंदर हम 1.5 कंसीडर करते हैं। इसी तरह से ग्रेड 40 के लिए 1.7 इन डायरेक्ट टेंशन जो कि बेसिकली मेगापास्कल के अंदर वैल्यू है, और 2.4 जो है वो हम मेगापास्कल कंसीडर करते हैं इन द केस ऑफ टेंशन ड्यू टू बेंडिंग। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग को रेजिस्ट करने के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी है कि लेट्स सपोज वी हैव अ ग्रेड 20 कंक्रीट और उसके अंदर हम लीकेज वगैरह को अवॉइड करना चाहते हैं। दिस मे बी अचीव बाय सिलेक्टिंग grade 20 concrete and greater and the concrete near water surface need to such that no crack occurs, कि जो आपका इंटरनल फेस है जहाँ पे पानी टच कर रहा है वहाँ पे कम से कम आप ग्रेड 20 या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, दोनों ऑफकोर्स पूरे मेंबर के अंदर, लेकिन हमारी जो मेन कोशिश होती है वो लेस वाटर सीमेंट रेशो कंप्लीट होना चाहिए ताकि जो है वो परमिएबिलिटी कम से कम डेवलप हो, और इनर फेस के अंदर तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमने नहीं देनी। सो टू मेक कंक्रीट क्रैक free at water phase, water tank wall thickness shall be designed so that the stresses on the concrete cover is smaller than the values provided, कि जो stresses हैं उस हिसाब से आप प्रोवाइड करते हो कि जो ओवरऑल थिकनेस है वॉल की वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि स्ट्रेसेस जो हैं वो काउंटर बैलेंस हो सकें और स्ट्रेसेस जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो।
सो इन मेंबर्स अगेन हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास मेंबर जो है वो 225 मिलीमीटर थिकनेस हम प्रोवाइड करते हैं, अगर इससे कम है, thick and in contact with the liquid on one side, these permissible stresses in bending apply also to the face removed from the liquid. कि अगर आपकी थिकनेस 225 से मिलीमीटर से कम है तो उस केस के अंदर आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो दोनों वॉल्स के अंदर या दोनों वॉल्स के ऊपर इक्वली कंसीडर होंगी, क्योंकि वॉल थिकनेस बहुत कम होती है, इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस दोनों एंड्स के ऊपर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगेन वी हैव सम परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। यहाँ पे भी ग्रेड के हिसाब से परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है, डायरेक्ट है, बेंडिंग है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द बॉन्ड एवरेज, हमारे पास कितनी एवरेज जो है वो बॉन्ड स्ट्रेसेस होनी चाहिए, ये हमें कोर्स की तरफ से सजेस्टेड वैल्यूज हैं जो कि प्रोवाइडेड है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस हैं। शियर स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं कि 100 इनटू एरिया ऑफ स्टील ओवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्शन हम कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो ओवरऑल शेयर की वैल्यू है और रेशो हमारा जो शेयर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशो है वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं, और हर ग्रेड के हिसाब से आपकी परमिसिबल शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यूज भी सजेस्टेड है यहाँ पे। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील है कि ग्रेड आपके पास स्टील का जो भी आप यूज कर रहे हो उनके अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस किस तरह से वेरी करती हैं। द स्ट्रेस इन स्टील must not be allowed to exceed the following values under different positions to prevent cracking of concrete. When steel is placed near the face of the member in contact with the liquid, at least minimum we have 115 megapascal for the mild steel bars and 150 megapascal for the high strength deformed bars. We have a minimum जो है वो permissible stress हमारे पास होनी चाहिए मेंबर्स के अंदर। जब आपका फेस जो है स्टील का जो नियर फेस है, यानी जहाँ पे पानी फ्लूइड जो है वो या लिक्विड वगैरह आपने प्रोवाइड किया है, सो इफ स्टील इज प्लेस्ड ऑन द फेस अवे फ्रॉम द liquid at least with the depth of between 225 millimeters or more in thickness, then permissible stresses जो हैं वो हमारे पास 125 न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाती हैं और 190 हो जाती हैं हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स के लिए। So when steel is placed on face away from the liquid for members less than 225, the 225 से थिकनेस अगर कम है तो उस केस में हम दोनों लेयर्स के लिए या दोनों आउटर एजेस के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हैं वो सिमिलर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर टैंक्स के एक विजुअल इमेजेस हैं जिनके अंदर आप नॉर्मल एज अ रिइंफोर्समेंट या नॉर्मल हम जब बनाते हैं उस हिसाब से, और यहाँ पे जैसे आप इंटरनल रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हो तो रिइंफोर्समेंट्स के अंदर भी हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिइंफोर्समेंट्स वो भी आपको नजर आ रही है तमाम चीज़ें। हमारा जो मेन पर्पस होता है वो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिइंफोर्समेंट, ताकि जो ओवरऑल सेक्शन है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करे अपने मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और रेजिस्ट करे क्रैकिंग वगैरह को। अगर हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड करते रिइंफोर्समेंट वगैरह की तो उस केस के अंदर माइनर या हेयर क्रैक्स वगैरह के अपीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर और मॉइस्चर वेरिएशन। ये कंक्रीट जो है वो श्रिंकेज को फेस करता है या क्रीप को फेस करता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, और उसके अंदर इंटरनल जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाता है या वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। तो उस केस के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कंक्रीट की वो बेहतर होनी चाहिए। अब श्रिंकेज को आप किस तरह से कम कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट ज़्यादा प्रोवाइड करो। अगर आप स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो उस केस के अंदर कंक्रीट की स्ट्रेंथ के पॉसिबल चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रॉपर एक मिक्स प्रोपोर्शन बनाते हैं और साथ साथ जो है वो हम कंक्रीट स्टील एडिशनल स्टील जो है प्रोवाइड करते हैं, जो स्टील बेसिकली हमारा डिफरेंट जो है श्रिंकेज और जो मॉइस्चर टेम्परेचर वगैरह की वजह से जो वेरिएशंस आती हैं उनको वो कंट्रोल करता है। सो अ टैंक शैल बी अप्लाइड फॉर द स्टोरेज of water or aqueous liquids at or near surrounding temperatures, के जो डायरेक्टली टेम्परेचर के जो सरफेसेस हैं वहाँ पे आप एडिशनल रिइंफोर्समेंट्स वगैरह ज़्यादा एक प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हो, और जॉइंट्स के अंदर भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे पास IS 3370 पार्ट 1 कोड जो है वो अवेलेबल है, जो कि बेसिकली वाटर टैंक और उसके बीनीथ में जो रिइंफोर्समेंट्स वगैरह होती हैं उनको वो स्टडी करता है। So furthermore, it is not required to perform separate calculations for stresses due to moisture and temperature variation in concrete, provided that the following conditions are met. Concrete shall never dry out. Let's suppose अगर हम एक कंक्रीट बनाते हैं वाटर टैंक के लिए तो उसको प्रॉपरली आपने जो है वो सूखने नहीं देना। प्रॉपर एक पहले आप क्यूरिंग कर रहे होते हो और क्यूरिंग के फर्स्ट 3 डेज आपके हो गए, उसके बाद आप अंदर पानी फिल कर दो, पानी फिल कर देते हो अगर आप, तो उसके अंदर क्या होता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम तो अचीव कर चुका होता है मटेरियल, लेकिन वो पानी जो है वो क्यूरिंग का भी रोल प्ले कर रहा है और साथ साथ जो है वो आपका
कंक्रीट सूख भी नहीं रहा, वो अपनी एक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है. सो सुटेबल मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड और until the tank is put into the यूज के एक प्रॉपर अटेंशन की जरूरत होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स. वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम स्पेशली केयर इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी हेयर क्रैक अपीयर होता है तो पानी वहां से सीप कर जाएगा. उसके बाद मजीद हमारे पास है सेपरेट कंप्यूटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वेरिएशन शैल बी कंडक्टेड इफ द अज्यूम श्रिंकेज कोफिशिएंट जो आप यूज़ करते हो उसको आप किस तरह से कंसीडर करते हैं. उसके बाद परमिएबल लाइनिंग है या परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट है उसको भी आप अज्यूम करते हैं, और कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं वो कम से कम हमने यूज़ करना है ताकि श्रिंकेज के चांसेस भी कम से कम डेवलप हों. और उसके लिए कोर्स रिकमेंड करते हैं कि 330 किलोग्राम या अप टू 550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एक पॉसिबल चांसेस हैं जिसके अंदर आप कम से कम मिनिममली जो है वो श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या श्रिंकेज की जो अगेंस्ट रिइंफोर्समेंट्स है उनको आप प्रोवाइड करते हो. उसके बाद हमारे पास मूवमेंट जॉइंट्स हैं. जॉइंट्स के अंदर आप किस तरह से कंक्रीट को प्रोवाइड करते हो, वहाँ पे आपने एक प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपने किस तरह से देना है. उसके बाद जो है वो एक्सपेंशन जॉइंट आप किस तरह से कॉर्नर्स के अंदर प्रोवाइड करते हो, और उसके बाद जो है वो स्लाइडिंग जॉइंट है. तो इन तमाम जॉइंट्स के अंदर हम कोर्स की गाइडलाइंस या IS 3770 पार्ट 1 को हम कंसीडर करके स्टडी करते हैं, जिसके अंदर मजीद हमारे पास स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं और फ्लोर्स वगैरह किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं साइड वॉल्स के साथ. इवन सम केसेस के अंदर हम साइड वॉल्स की जो रिइंफोर्समेंट होती हैं उनको हम मर्ज कर देते हैं. जो बॉटम रिइंफोर्समेंट आपकी लेयर या नीचे फ्लोर के लिए होती है उसके साथ आप मर्ज कर देते हो ताकि जो है वो एक प्रॉपर जॉइंट डेवलप हो सके. उस प्रॉपर जॉइंट के अंदर अगर आपने जो जॉइंट को प्रॉपरली या एक सही तरीके से स्टडी नहीं किया तो उस केस के अंदर पानी के सीप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. उसके बाद हमारे पास है फ्लोर ऑफ RCC वाटर टैंक्स विच आर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, कि अगर डायरेक्टली आप ग्राउंड के ऊपर कोई भी वाटर टैंक बनाते हो तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लीन कंक्रीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं विच इज़ नॉट लेस देन 75 मिलीमीटर थिक, कि एक थिक 75 कम से कम मिलीमीटर थिक एक लीन कंक्रीट की लेयर हम बिछाते हैं. उसके बाद लीन में हम ग्रेड 15 की कंक्रीट भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप ग्रेड 20 का भी लीन बिछा सकते हो इफ़ इज़ द प्रेजेंस ऑफ एग्रेसिव सॉइल्स और हार्मफुल वाटर. अगर आपका हार्मफुल वाटर या कोई डर्टी वाटर प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आप स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ा भी सकते हो. उसके बाद कंसीडरिंग सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, अगर कोई हार्मफुल या केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, साल्टी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो उस केस के अंदर आप SRC सीमेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद पॉलीइथाइलिन शीट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो बिटवीन लीन एंड द कंक्रीट फ्लोरिंग, जो मेन कंक्रीट है उसके अंदर. उसके बाद जो है वो फ्लोर जो तमाम है उसको एक ही लेयर के अंदर कास्ट करना है. कोई एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह या कोई भी आपका जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है या कंक्रीट के ख़त्म होने के चांसेस वगैरह होते हैं तो उन जॉइंट्स को आपने अवॉइड करना है. ये हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी कंक्रीटिंग वगैरह हो रही है रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, और इसकी हम जो कंस्ट्रक्शन या कास्टिंग वगैरह जो करते हैं वो तमाम हम एक ही जो है वो टाइम के ऊपर कंक्रीटिंग करते हैं ताकि कोई भी जॉइंट वगैरह जो है वो डेवलप ना हो सके. उसके बाद अगर हम वाटर टैंक कोई किसी भी टावर के ऊपर या किसी सर्टेन हाइट के ऊपर बनाते हैं तो उस केस के अंदर इट शुड बी डिजाइंड फॉर बेंडिंग मूवमेंट्स ड्यू टू द डेड लोड एंड द वाटर लोड, कि जो आपका ओवरऑल डेड लोड है और वाटर लोड है इनको कंसीडर करके आप मैक्सिमम मूवमेंट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से आप रिइंफोर्समेंट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं. इस केस में स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, शुड बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ फ्लोर ऑफ मल्टी सेल वाटर टैंक, के मल्टी सेल वाटर टैंक के अंदर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है. लास्टली व्हेन द वॉल्स एंड फ्लोर्स आर कनेक्टेड रिजिडली then movement at the junction in combination with other transfer load shall be considered in the floor design, कि जो आप फ्लोर बनाते हो और साथ में जो आप वॉल्स बना रहे हो इनके दरमियान जो कनेक्शन है वॉल्स और फ्लोर्स के दरमियान वहाँ पे प्रॉपर एक अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो टैंक्स होती हैं उनके अंदर लीकेजेस या सीपेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक एलिवेटेड वाटर टैंक है जिसको सर्टेन हाइट के ऊपर बनाया जा रहा है. कंस्ट्रक्शन के जो गाइडलाइंस हैं कोर्ट्स की तरफ से उनको प्रॉपरली हमने फॉलो करना है. उसके बाद कंक्रीट वाटर टैंक्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या प्रोविजंस होती हैं. स्लाइडिंग जॉइंट्स मे बी यूज्ड इफ इट इज़ डिजायर्ड टू परमिट वॉल्स टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली फ्रॉम द फ्लोर, कि एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह या जो आपके जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होती है कंक्रीट की, इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करना है हमने सेपरेटली, ताकि जो जॉइंट्स हैं कंक्रीट के अंदर वहाँ से कोई भी प्रोबेबल फेल्यूर जो है वो अपीयर ना हो सके. यहाँ पे जो है वो जॉइंट सीलिंग कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं. उसके बाद स्ट्रिप पेंटिंग वगैरह भी
यूज़ कर सकते हैं, प्री फैब्रिकेटेड स्लाइडिंग सरफेस और रबर पैड भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। टू प्रिवेंट मूवमेंट्स एट द बेस ऑफ द वॉल बिकॉज ऑफ फिक्सिटी टू द फ्लोर, कि हमने बेस ऑफ द वॉल के ऊपर जो मूवमेंट्स होती हैं मैक्सिमम उनको हमने रेजिस्ट करवाना है ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ मूव ना करे। और उसके लिए जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से तमाम रिइंफोर्समेंट्स और तमाम जो पेड्स हैं या तमाम जो बेस आप जो बनाते हो उन चीज़ों को आपने केयरफुली डिज़ाइन करना है। उसके बाद प्रेशर जो है वो आरसीसी वॉल्स के अंदर या एक रिटेनिंग वॉल जिस तरह से हमने डिस्कस किया, या जब आप एक वॉल कंसीडर करते हो वाटर टैंक्स के अंदर, क्योंकि इंटरनल जो स्पेस होता है वहाँ पे पानी फिल होता है, तो पानी का अपना एक सेल्फ वेट की वजह से जो टॉप ऑफ द वॉल से लेके आप जैसे ही बॉटम की तरफ मूव करते हो स्लोली स्लोली जो है वो लोड बढ़ता जाता है, और अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से वॉल के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो वॉल के जो बेस है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और वॉल का जो टॉप है उस वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। इन वजह से हमने जो है वो लाइक अ गैस प्रेशर विच इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड और फ्लोटेड वाटर टैंक्स ओवर कवर शैल बी एडेड टू द लिक्विड प्रेशर, कि थोड़ा सा हम कवर एडजस्ट एक्यूरेटली जो है वो टॉप लेवल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई अदर लिक्विडी सब्सटेंस है, जिस तरह से पानी तो डिफरेंट गैसेस वगैरह जनरेट नहीं करता लेकिन जो बाकी सब्सटेंसेस हैं केमिकल्स वगैरह स्टोर करते हो तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कवर एक प्रॉपरली गैसेस वगैरह के लिए स्टोर होता है। When water tank constructed in the ground or earth embanked against it, then the earth pressure shall be accounted in the वॉल डिज़ाइन, कि आपका अगर अंडरग्राउंड है वाटर टैंक तो वहाँ पे क्योंकि आउटर साइड सरफेसेस के ऊपर बैकफिलिंग आ जाती है तो उस बैकफिलिंग की वजह से भी जो प्रेशर है उसको हमने कंसीडर करना है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर टैंक्स के रूफ्स आ जाते हैं। टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ sympathetic cracking, it is important to ensure that the movement joints in the roof correspond with those in the walls if roof and walls are monolithic, कि roof and walls जो हैं वो अगर आप monolithically डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे जो क्रैकिंग वगैरह के चांसेस हैं वो कम से कम रहते हैं। However, provision is made by means of a sliding joint for movement against the roof and the wall. Correspondence of joints is not so important basically. Moreover, in the case of tanks intended for the storage of water for domestic purposes, the roof must be made watertight. अगर आप domestic purposes के लिए यूज़ करते हो तो उस केस में watertight जो है रूफ बनाई जाती है ताकि जो है वो कहीं पे बारिश वगैरह का पानी जो है वो सीप ना कर सके, और जो पर्पसेस होते हैं क्योंकि समटाइम जो है वो हमारे पास एज पर स्पेसिफिक नीड्स बनाया जाता है। दिस मे बी अचीव बाय लिमिटिंग द स्ट्रेसेस एज फॉर द rest of the tank or because of the covering of the waterproof membrane or by providing slopes to ensure that the adequate drainage। क्या या तो आप उसके सरफेस को प्लेन बनाते हो तो प्लेन बनाने के चक्कर में या प्लेन बनाने वक्त हम जो है वो कोई मेम्ब्रेन या इम्परमिएबल लेयर कोई प्रोवाइड करते हैं, केमिकल की भी, कोई प्लास्टिक की भी, कोई जो है वो मेम्ब्रेन लेयर्स भी आजकल अवेलेबल हैं इम्परमिएबल, उनको भी लगा सकते हैं। और अगर आप जो है अदरवाइज जो है वो स्लोप प्रोवाइड कर देते हो ताकि कोई भी पानी जो है वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए ना कि उसके ऊपर स्टोर हो जाए। सो हेयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ, के जो रूफ हम बना रहे हैं वाटर टैंक की या स्टोरेज रिजर्वायर की वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, उसकी जो रिइंफोर्समेंट्स वगैरह हैं हमने प्रोवाइड किए हैं, उसके बाद हम जो कंक्रीट वगैरह से फिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम रिइंफोर्समेंट्स। मिनिमम रिइंफोर्समेंट जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर थिकनेस वगैरह है कंक्रीट की उस हिसाब से हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं। 0.3% भी हम यूज़ करते हैं, 0.4% भी हम यूज़ करते हैं, और 0.3% या 0.2% जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं विद द बेस ऑफ थिकनेस वगैरह, थिकनेस को कंसिडर करते हुए हम उनको अज्यूम करते हैं। उसके बाद जो है अगर आपकी कंक्रीट या कोई भी एलिमेंट है जिसकी थिकनेस जो है वो 225 या उससे ज़्यादा है तो 2 लेयर्स के अंदर हम स्टील को प्रोवाइड करते हैं, और 2 लेयर्स, वन जो है वो नियर टू द वाटर सरफेस और दूसरी जो है वो आउटर फेस के ऊपर या अदर एंड के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।